Good morning, student. Today we'll begin with lecture number 14, Unit 2, Simple Stresses and Strain. The topic today we will cover is number 1, types of body, number 2, types of load. There are 3 types of body mainly considered in strength of material. Number 1, elastic body or elastic material. Number 2, plastic body. Number 3, rigid body. Let us see these 3 different types individually. Number 1, elastic body or elastic material. A body or elastic material regains its original dimension when the external load acting on it, which is completely removed, is called as elastic body. Mild steel, copper, aluminum, brass are the example of elastic material. Number 2, plastic body. A body which gets permanently deformed under the action of load and not come back to its original dimension on removal of load is called as plastic body. हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में प्लास्टिसिटी देखा है. तो प्लास्टिसिटी यानी वो प्रॉपर्टी है जिसमें जब लोड सब्जेक्ट किया होता है बॉडी पे, निकाल दिया जाता है तो वो बॉडी ओरिजिनल फॉर्म में या ओरिजिनल शेप में नहीं आती. वो जो लोड से सब्जेक्टेड है वो बॉडी, उसकी वजह से जो डिफॉर्मेशन हुआ है तो वो डिफॉर्मेशन स्टेट में या जैसे डिफॉर्म हुआ है, चेंज ऑफ लेंथ या चेंज ऑफ शेप, तो वैसे की वैसे ही वो रहती है. यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि बॉडी फेल नहीं हुई है, तो ऐसे बॉडी को प्लास्टिक बॉडी कहा जाता है. नेक्स्ट, rigid body. A body which does not undergo any change in its dimension under the action of external load is called as rigid body. यानी एक बॉडी जिसपे जब लोड्स लगाया गया है और सब्जेक्टेड टू लोड, देन उस लोड की वजह से कोई चेंज या कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है उस बॉडी में. ऐसे बॉडी को रिजिड बॉडी कहा जाता है. नेक्स्ट, डिफॉर्मेशन ऑफ इलास्टिक बॉडी अंडर वेरियस फोर्सेस. अब हम डिफॉर्मेशन जब स्टडी करेंगे तो ये 3 कंडीशन यानी रिजिड, प्लास्टिक और इलास्टिसिटी. डिफॉर्म कहाँ होता है? इलास्टिसिटी में होता है, इसलिए हम इलास्टिक बॉडी का ही केस कंसिडर करते हैं. डिफॉर्मेशन, व्हेन द इलास्टिक बॉडी इज सब्जेक्टेड टू एन external force, there is some change in size and shape in body due to change in the dimension of a body. This change in dimension of a body due to external force is called as deformation. तो ये हमने पहले भी देखा है कि जब कोई बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होता है तो उसका साइज और शेप चेंज होता है. साइज और शेप चेंज होता है यानी उसका डायमेंशन चेंज होता है. मान ले कोई रॉड हो तो उसका डायमीटर कम या ज्यादा हो सकता है, उसका लेंथ है कम या ज्यादा हो सकता है, तो उसका ये डायमेंशन चेंज होता है जिससे उसका साइज एंड शेप चेंज होता है और वो डिफॉर्मेशन कहलाता है.
नेक्स्ट, यहां पे हम ये डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड डायग्राम में दिया है फोर्स अप्लाइड किया है एक मेटल को, मेटल ऊपर से सस्पेंडेड है, से टंगाया गया है। तो दूसरे डायग्राम में हमने देखा है ये फोर्स अप्लाई करने की वजह से हम देखिए वह डॉटेड लाइंस दिया गया है, तो ये लंबा हो चुका है, यानी ये जो मेटल है उसकी लेंथ बढ़ चुकी है, ठीक है। तो कितनी बड़ी है, dl इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ, dl इतना लेंथ में चेंज हुआ है। तो जितना लेंथ में चेंज हुआ है उसे डिफॉर्मेशन कहते हैं, उसे डिफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। सो ये डायग्राम। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ लोड। अब पहले हमने टाइप्स ऑफ बॉडी पढ़ा था, अब टाइप्स ऑफ लोड। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ लोड्स और फोर्स considered in strength of material. Types of loads are number 1, direct load or axial load. In direct load, there is again sub-categorization. A, tensile force or tensile load. B, compressive force or compressive load. Number 2, eccentric load. Number 3, shear force or shear load. Let us see one by one each of the load. Number 1, direct load or axial load. When a load whose line of action coincides with the axis of a body, then it is called as direct load or axial load. Direct load always acts at the centroid of all cross section of a member. It is further classified into 2 types as tensile force and compressive force. Now through this slide we will try to understand direct load. इस स्लाइड में आप देखिए एक मेटल बॉडी है, रेक्टेंगल शेप में मान लीजिए या सिलिंड्रिकल शेप में मान लीजिए। G सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उससे सेंट्रोइडल एक्सिस यानी वाई एक्सिस मान लीजिए पास हो रहा है। तो ये सेंट्रोइडल वाई एक्सिस के लाइन पे ही जो फोर्स लगाया गया है P वो एक्ट हो रहा है। इस सेंट्रोइडल वाई एक्सिस पे जो फोर्स लगाया गया है वो फोर्स P एक्ट हो रहा है, यानी यहाँ पे सेंट्रोइडल एक्सिस के लाइन में ही लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स P है, एक ही लाइन पे कॉन्साइड हो रहा है दोनों, तो इसलिए हम इसे कहेंगे डायरेक्ट लोड, डायरेक्ट लोड। नेक्स्ट, A, टेंसाइल फोर्स और टेंसाइल लोड। When 2 equal and opposite pull is axially applied on a body, then it is called as tensile force. In such case, it is said that the body is subjected to tension, which causes increase in the length of body. This is a diagram showing tensile force acting
on a metal, cylindrical or a rectangular rod. You take this body, G is the center of gravity, in brown dotted lines is the centroidal axis. We can say centroidal axis XX because it's kept horizontal, and it is passing through G. Now the force is P acting. Here you see it is acting on both the end face. दोनों जो एंड फेस है उस पे फोर्स P एक्ट हो रहा है. P दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है. अब फोर्स P देखें तो एक लेफ्ट साइड डायरेक्शन में जा रहा है, एक राइट साइड डायरेक्शन में जा रहा है. दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. तो ये है टेंशन फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी. यानी सीधा सीधा उदाहरण मैंने आपको टग ऑफ वॉर की जो रस्सी है हम खेलते हैं, एक बाजू से एक टीम खींचती है, दूसरे बाजू से दूसरी टीम खींचती है उस रस्सी को, उस रोप को. तो ये टेंसाइल फोर्स का उदाहरण है. आई होप यू अंडरस्टूड टेंसाइल फोर्स. नेक्स्ट, compressive force or compressive load. When two equal and opposite push is axially applied on a body, then it is called as compressive force. In such case, it is said that the body is subjected to compression, which causes decrease in the length of a body. Here is a diagram showing compressive force acting on a metal. Again here we know G centroid. In the brown line it's been shown the centroidal x-axis, and on the both faces, end faces, the force P act. तो यहाँ फोर्स दोनों बाजू से एक्ट हो रहा है और वो सेंट्रोइडल एक्सिस के लाइन में है, लेकिन इनका जो डायरेक्शन है अगर हम देखें तो एक दूसरे की तरफ है, यानी अपोजिट है, लेकिन इट इज टूवर्ड्स द मेटल. ओके, यानी मेटल को अंदर के बाजू या मेटल सेंट्रॉइड की तरफ जा रहा है, यानी सेंट्रॉइड की तरफ दोनों फोर्स एक्ट हो रहे हैं. तो जैसे ऐसे केसेस में फोर्सेस जब एक्ट हो रहे हैं, यानी मेटल को दोनों तरफ से अंदर के बाजू दबाया जा रहा है, तब इससे मेटल की या जो स्पेसिफिन है या जो बॉडी है उसकी लेंथ कम होती है, उससे लेंथ कम हो सकता है. ठीक है, यानी जो डिफॉर्मेशन होगा उसमें लेंथ का डायमेंशन कम हो जाएगा. ठीक है, टेंशन में हमने देखा है इसका उल्टा है, उसमें दोनों तरफ से फोर्स अप्लाइड अलग अलग डायरेक्शन में है और बॉडी से दूर जाता है, जिसके वजह से ये दोनों तरफ खींचे जाता है और लेंथ इंक्रीज होती है. नेक्स्ट, एसेंट्रिक लोड. पहले हमने देखा डायरेक्ट लोड, अब ये एसेंट्रिक लोड. When a load whose line of action do not coincide with the axis of the body or member, then it is called as an eccentric load. In this diagram, it's showing eccentric load. Body है, उस पे ब्लू कलर में फोर्स P एक्ट हो रहा है टॉप से.
सेंट्रोइडल एक्सिस YY अज्यूम करते हैं, जो सेंट्रोइड G से पास हो रहा है। डॉटेड लाइंस, ब्राउन कलर के डॉटेड लाइंस में सेंट्रोइडल एक्सिस YY दिखाया गया है। फोर्स का जो यह लाइन ऑफ एक्शन है वो सेंट्रोइडल एक्सिस पे नहीं है, उससे कोइंसाइड नहीं हो रहा है। लाइन ऑफ एक्शन सेंट्रोइडल एक्सिस से दूर है कुछ डिस्टेंस पे। क्या डिस्टेंस है? ई डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे P फोर्स है और E है डिस्टेंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड सेंट्रल एक्सिस। जहाँ फोर्स का लाइन ऑफ एप्लीकेशन है और सेंट्रल एक्सिस है या सेंट्रोइडल एक्सिस है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो E है, एसेंट्रिसिटी। वो E है जिसे हम एसेंट्रिसिटी भी कहा जाता है। Eccentric load always acts at an eccentricity E from the centroid of all cross section of a member. Figure shows a column subjected to an eccentric compressive load P. P is eccentric load, E is eccentricity, or the distance between the load P and centroidal axis. जो हमने डायग्राम में देखा है वही इस स्लाइड में लिखा गया है। नेक्स्ट, shear force or shear load. A force or load which acts tangentially to the plane under consideration is called as shear force or shear load. When a force acting along the plane or cross section area of a body, it is called as shear force. Here we have an example of shear force. यहाँ पे मान लीजिए कि ब्रेड है, सुबह सुबह हम जो ब्रेड खाते हैं वही ब्रेड है, लेकिन उसके एक एक स्लाइस नहीं कराए गए। हमें ब्रेड का पूरा लोफ मिला है, यानी पूरा अखंड ब्रेड लाया गया है जिसमें अंदर स्लाइस या कटेवा नहीं है। अब हम चाकू लेके उसे काटते हैं, तो जहां चाकू का एप्लीकेशन है, ठीक है, और उसे काटा जाता है तो वहां प्लेन ऑफ शेयर कहा, यानी आप यह डायग्राम में देख सकते हैं, रेड कलर वर्टिकल में प्लेन ऑफ शेयर है। तो P इज द शेयर फोर्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और स्लाइस अलग सा काटे जा रहा है। अब ये जो शेयर फोर्स है, इट इज अलोंग द क्रॉस सेक्शन। जब यानी चाकू काटते हैं तो उस ब्रेड का क्रॉस सेक्शन है वो उसके पैरेलल या उसके अलोंग ये शेयर फोर्स है, ठीक है, उसके अलोंग ये शेयर फोर्स है। यानी क्रॉस सेक्शन हो गया प्लेन ऑफ शेयर, क्रॉस सेक्शन ब्रेड का क्रॉस सेक्शन हो गया प्लेन ऑफ शेयर, ठीक है, और चाकू का काटना वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया shear force. So I hope student you have understood this basic concept. It is essential for you to understand this basic concept because in future this subject and this basic concept will be requiring you for designing theory of machine,
design of machine, and so on subjects in your later course. Thank you, student.